Now we are starting with the new chapter, that is departmental accounting. This chapter is very easy chapter. Here the point is कि यहाँ आपको accounts कम अपना common sense ज़्यादा यूज़ करना है and it is very logical accounting. So यहाँ पर बहुत अच्छे sums मिलेंगे, लॉजिकल सम्स मिलेंगे जहाँ पर अकाउंट्स का फंडा कम यूज़ होगा और आपका जो कॉमन सेंस है या आपका IQ लेवल ज़्यादा टेस्टिंग हो सकती है. सो वी विल स्टार्ट विद this chapter. Introduction. If the business consists of several independent activity, before starting I'll give you one example. एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो एक बड़ी कंपनी होती है, उसके लाइक इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट एनी केक कंपनी, राइट. तो केक कंपनी जो होती है उसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं. इफ़ यू कैन टेक इट एज अ एग्जाम्पल ऑफ मॉन्जनीज और वॉट एवर, तो उनके डिपार्टमेंट्स बने रहते हैं. एक डिपार्टमेंट क्या करता है, फ्लोर परचेजिंग करता है, फ्लोर आइसिंग शुगर चॉकलेट्स एंड ऑल. एक दूसरा डिपार्टमेंट उसको बन में बनाता है, केक फॉर्म में बनाता है, जस्ट एक उसका बेस तैयार करता है. थर्ड डिपार्टमेंट वही बेस को डेकोरेट करता है एंड फोर्थ डिपार्टमेंट उसको ब्रांडिंग पैकिंग के इसके अंदर इन्वॉल्व रहता है. तो एक बड़ी कंपनी को अच्छे से उनका वर्क डिवाइड करने के हिसाब से उनको एक डिपार्टमेंट फॉर्मेशन करना पड़ता है. ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट हियर इज़ अ डिपेंडेंट डिपार्टमेंट, राइट. तो अभी एज अ मॉन्जनीज कंपनी के ओनर को अगर समझना है कि हाउ द डिपार्टमेंट, ईच ऑफ द डिपार्टमेंट इज मेकिंग द प्रॉफिट, हाउ द वर्क इज़ फ्लोइंग एंड व्हाट अबाउट द कॉस्टिंग, राइट. तो यहाँ पर उसे हर एक डिपार्टमेंट के प्रॉफिट एनालिसिस करना पड़ेगा. तो फॉर एग्जाम्पल वी डिस्कस अबाउट दैट केक का बेस. सेकेंड डिपार्टमेंट अगर वो केक का बेस बना रहा है तो उसको क्या कॉस्टिंग आ रहा है. एट द सेम टाइम अगर यही डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को लाइक डेकोरेशन डिपार्टमेंट को सेल कर रहा है तो उसको अंदर कुछ तो डिपार्टमेंटल प्रॉफिट अर्न कर रहा होगा, राइट. तो वो चेकआउट करेगा कि मतलब मैनेजमेंट डिसीजन लेगी कि बेसिकली क्या ये केक का बेस हमें खुद से प्रोड्यूस करना, इन हाउस प्रोडक्शन करना है, और एल्स हम ये बाहर वालों को आउटसोर्स कर सकते हैं. तो यहाँ पर हर एक डिपार्टमेंट को एनालाइज करा जाता है एंड इंडिविजुअल डिसीजन लिया जाता है. समटाइम्स इवन दो द डिपार्टमेंट इज मेकिंग अ लॉस, पर स्टिल कंपनी उस डिपार्टमेंट को रन करती है. बिकॉज अगर केक का बेस की बात करेंगे, हमें बाहर वो एक केक का बेस 10 रुपीज़ में मिल रहा है और हम 12 रुपीज़ में बना रहे हैं, तो डेफिनेटली द कंपनी इज़ मेकिंग द लॉस. बट द पॉइंट इज़ जो बाहर के केक का बेस मिल रहा है वो हो सकता है मॉन्जनीज के एक सेट ऑफ उनका एक क्वालिटी टेस्टिंग के हिसाब से वो ठीक नहीं होगा, और या फिर उसका अपना खुद का एक प्रॉपर क्या बोल सकते हैं फॉर्मूला होगा जिसके हिसाब से इंग्रेडिएंट यूज़ होते होंगे और वो केक का बेस ज़्यादा सॉफ्ट बनता होगा. सो ये पूरी स्टोरी बात होती है. इवन दो द कंपनी इज मेकिंग अ प्रॉफिट और लॉस फॉर दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, समटाइम्स इट रन्स, राइट. तो अब यहाँ पर हम छोटे छोटे पॉइंट डिस्कस करेंगे, उसके बारे में आपको क्लियरली समझेगा. और हमें यही करना है, हर एक डिपार्टमेंट की प्रॉफिट निकालना है, उसके बारे में हमें समझना है कि हाउ दैट डिपार्टमेंट इज़ परफॉर्मिंग. एंड देन कुछ कॉमन एक्सपेंसेस, हेडक्वार्टर के एक्सपेंसेस बोल सकते हो या मेन कंपनी के एक्सपेंसेस बोल सकते हो, वो कैसे एलोकेट करना है एंड उसका ओवरऑल कंपनी बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करेगी, डिस्क्लोजर्स एंड ऑल सब चीज़ हमें यहाँ डिस्कस करना है. सो दिस चैप्टर इज़ वेरी इजी. तो अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं. इफ़ द कंपनी consists of several independent activities, right, and or is divided into several departments for carrying out the separate function, its management is usually interested in finding out the working result of each department, right, to ascertain their relative efficiency. ठीक है. This can be made possibly only if the departmental account is prepared. सी डिपार्टमेंटल अलग होता है, ब्रांच अलग होता है. डिपार्टमेंटल एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट पे डिपेंड होता है. हर एक डिपार्टमेंट इंडिविजुअल एक्टिविटी करता है और अलग अलग एक्टिविटी करता है. ब्रांच इज नथिंग बट अ सेम एक्टिविटी चलती है. डिपार्टमेंटल अकाउंट्स आर ग्रेट हेल्प एंड असिस्टेंस टू द मैनेजमेंट एज दे प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर कंट्रोलिंग द बिजनेस more intelligently and efficiently. It is also helpful for readily identifying the ऑल टाइप ऑफ वेस्टेज. कौन से डिपार्टमेंट में वेस्टेज हो रहा है, मनी का ज़्यादा वेस्टेज हो रहा है, मटेरियल का ज़्यादा वेस्टेज हो रहा है,
Also, attention is drawn to the inadequacy or inefficiency in the working of the department or the unit in which the business may be divided. So sometimes management takes a decision to close down that department. पूरा कंपनी बंद नहीं होता, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बंद होता है. जैसे मैंने अभी बोला कि केक का बेस हो सकता है बहुत ज़्यादा लॉस होने की वजह से वो लोगों ने डिसाइड किया नहीं ये हम बाहर से मंगा लेंगे, हम अपने यहाँ प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमें बहुत सारे लॉसेस हो रहे हैं, वेस्टेज ऑफ मटेरियल हो रहा है. तो यहाँ पर वो मैनेजमेंट डिसीजन ले लेता है इसके डिपार्टमेंटल अकाउंट को पढ़ के. मूविंग फॉरवर्ड वी विल डिस्कस अबाउट द डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग. इट हेल्प्स इन इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस, ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ ईच डिपार्टमेंट, जस्टिफिकेशन ऑफ कैपिटल आउटले, कितना वर्किंग कैपिटल लग रहा है, कितने लोगों को सैलरी हम दे रहे हैं तो वो हम जस्टिफाई कर सकेंगे, उसका एफिशिएंसी हम जज कर सकते हैं. एट द सेम टाइम हम आगे प्लानिंग भी कर सकते हैं, साथ में कंट्रोल भी लाने के लिए हम हेल्प कर सकते हैं. तो इन शॉर्ट अगर हम यहाँ डिस्कस करें, दीज आर सम ऑफ द एडवांटेज ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग. मेथड्स ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग क्या होता है? देयर आर टू मेथड्स ऑफ कीपिंग द डिपार्टमेंटल अकाउंट्स. अकाउंट्स ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स आर केप्ट इन वन बुक और दूसरा है सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर केप्ट फॉर ईच डिपार्टमेंट. नाउ एक बुक में बनाना कैसे रहेगा तो कॉलमनर फॉर्म में बनता है और एक अलग अलग बनाना तो भी उसको हमको कॉमन जगह पे लाना पड़ता है. तो विल स्टडी अ बिट अबाउट द थ्योरी. हालांकि आपको इस चैप्टर में काफ़ी सारे सम्स एक्सपेक्टेड है, थ्योरी बेस कम है, लेकिन टू मेक यू क्लियर द कॉन्सेप्ट सो दैट इवन इन फ्यूचर you to understand and if you are going for the any CA फॉर्म और आपका क्लाइंट डिपार्टमेंट चला रहा है तो आपको ये जजमेंट लेना बहुत ईजी हो जाएगा. To prepare the account, it will be necessary first for the income and expenditure of department to be separately recorded in a subsidiary book and then for them to be accumulated under the separate head in ledger or ledgers. अब ये कैसे हो सकता है ये अलग अलग एक्सपेंसेस इनकम को रिकॉर्ड करना? तो सब्सिडरी बुक में दे यूज़ अ कॉलमनर फॉर्म. ए डिपार्टमेंट, बी डिपार्टमेंट, सी डिपार्टमेंट का कॉलम फॉर्म में लेजर्स एंड सब्सिडरी बुक मेंटेन किए जाएंगे. ओके. नाउ सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर केप्ट फॉर ईच डिपार्टमेंट. सेपरेट सेट आर केप्ट मतलब सब उसका स्टॉक हो गया या कोई भी अमाउंट्स हो गए, ट्रांसफर्स हो गए, अदर डिपार्टमेंट्स और सेल्स, सब कुछ हर एक डिपार्टमेंट का अलग 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 बनाया जाएगा. बट इवन व्हेन द सेपरेट सेट इज मेंटेन, मैंने बोला था वो कॉमन जगह पे लाना ही पड़ेगा. तो इट विल ऑल्सो बी नेसेसरी टू डिवाइस द बेसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉमन एक्सपेंसेस अमंग अ डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड इफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज इंटरेस्टेड इन डिटरमाइनिंग द सेपरेट डिपार्टमेंटल नेट प्रॉफिट इन एडिशन टू द ग्रॉस प्रॉफिट. तो यहाँ पर हर एक डिपार्टमेंट का भी ग्रॉस प्रॉफिट नज़र आएगा, नेट प्रॉफिट नज़र आएगा और ओवरऑल कंपनी का भी हमें समझ में आएगा. तो अगेन दिस इज अ थियरी पार्ट. मूविंग फॉरवर्ड, टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट, इंडिपेंडेंट अपने आप से डिसीजन लेने वाला, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट. राइट. डिपेंडेंट में आपको पूरा इन शॉर्ट यहाँ पर आप बोल सकते हो डिपेंडेंट में पूरा अपने हिसाब से वो वर्क करता है किसी के दूसरे. जैसे भी मैंने बताया मॉन्जनीज वाला, तो यहाँ पर डिपेंडेंट हो गया. राइट. मॉन्जनीज का केक का बेस बनेगा तभी वो उसके ऊपर डेकोरेशन होगा और तभी वो पैकिंग होगा. ठीक है. और इंडिपेंडेंट होता है कि वो अपना प्रोडक्ट बना रहा है और सबको सेल कर रहा है, इवन दो उसको किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, कहीं से इनफ्लो नहीं है, किसी से आउटफ्लो नहीं. आउटफ्लो होगा तो किसी कस्टमर को भी हो सकता है. नाउ इसमें कॉमन एक्सपेंसेस का भी बेसिस दिया हुआ है. ये हमारा पॉइंट आगे भी आने वाला है. जैसे मैंने आपको बोला कि हर डिपार्टमेंट का खुद के भी खर्चे होते हैं, खुद के भी इनकम होते हैं. एट द सेम टाइम हर डिपार्टमेंट अपना इंडिविजुअल खर्चा अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का वो खुद रिकॉर्ड करेगा. बट अगर हम कॉमन एक्सपेंसेस की बात करें, ओवरऑल कंपनी के एक्सपेंसेस की बात करें, तो वो भी तो खर्चे डिवाइड होंगे डिपार्टमेंट्स में. फॉर एग्जांपल एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, वो सब डिपार्टमेंट को सर्व कर रहा है. राइट. या एक सेल्स अकाउंट्स डिपार्टमेंट, जैसे ऑडिट डिपार्टमेंट भी बोल सकते हो, तो ये सब डिपार्टमेंट को सर्व कर रहा है. तो उनके बेसिस के हिसाब से कि कितना किसको हमारा सर्व कर रहे हैं, हम कितना सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर उनके बेसिस ऑफ टर्नओवर कुछ तो बेस लेना पड़ेगा टू एलोकेट द एक्सपेंस ऑफ दैट ऑडिट डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट इनटू द ऑल डिपार्टमेंट्स एक्सपेंसेस. तो वो डालना पड़ेगा. कॉमन एक्सपेंसेस हो सकता है हर डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी
कॉमन एक्सपेंस जा रहा है, राइट, लेकिन कौन कितना यूज़ कर रहा है, हो सकता है उस बेसिस पे वो एलोकेट हो, तो वो सूटेबल बेसिस आपको यहाँ निकालना पड़ेगा, राइट। यहाँ पर कुछ अब मैंने एग्जाम्पल्स दिया है, एग्जाम्पल्स है, वैसे तो ये इट्स नॉट यही फिक्स एग्जाम्पल है। क्या होता है जब डिपार्टमेंट में आप स्टडी करोगे या आप जब कंपनी के प्रोजेक्ट प्रोसेस को स्टडी करोगे तो आपको खुद को ही डिसाइड करना पड़ेगा कि ये एलोकेशन किस बेसिस पे होना चाहिए, कभी परचेज बेस पे, कभी सेल्स बेस पे, कभी टाइम बेस पे, कभी एम्प्लॉयज़ बेस पे, वॉट एवर द केस में भी वो आपको डिसाइड करना है। तो मैंने यहाँ एग्जाम्पल्स दिया है, जैसे रेंट रेट टैक्सेस की बात करेंगे तो फ्लोर एरिया बेसिस पे हो गया, लाइटिंग एंड हीटिंग लाइक इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस जितना कौन कंज्यूम कर रहा है उसके हिसाब से, सेल्स एक्सपेंसेस डेफिनेटली सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट पे होगा, कैरियज इनवर्ट तो परचेज केस में, ठीक है, वेजेस ऑब्वियसली, टाइम डिवोटेड या एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं कभी कभी, मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल एसेट, वैल्यू ऑफ एसेट ऑफ ईच डिपार्टमेंट अदरवाइज ऑन टाइम बेसिस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस टाइम बेसिस पे होगा, देन लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ईच डिपार्टमेंट, ESI कंट्रीब्यूशन ये भी वही रहेगा। तो दीज आर द सर्टन एक्सपेंसेस एंड इनकम मोस्ट बीइंग financial nature which cannot be apportioned on a suitable basis, therefore they are recognized in the combined P&L account, for example interest on loan, प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल ऑफ द इन्वेस्टमेंट। अब ये तो हमें समझ में आ रहा है कि ये हम बराबर एलोकेट कर सकते हैं, पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो ओवरऑल कंपनी में लग रहे हैं, जैसे वर्किंग कैपिटल के लिए हमने लोन उठाए हुए हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट हो गया, या हमने कोई इन्वेस्टमेंट सेल की है तो उसके ऊपर प्रॉफिट या लॉस, उसका क्या करोगे? तो वो बोल रहा है आप उसको डिवाइड मत करो, उसको कॉम्बाइंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाएंगे कंपनी का तो उसके अंदर उसको एलोकेट कर दो, मतलब एलोकेट नहीं, वहाँ पर वो डाल दो, एलोकेशन नहीं होगा अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। चलो मूविंग फॉरवर्ड, नाउ विल डिस्कस अबाउट इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र। अभी यहाँ पर आपके सम्स का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहेगा। यहाँ पर ये एक कॉन्सेप्ट है, पर फिर भी ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर कब होगा? जब आप इसके सम सॉल्व करोगे। फिर भी मैं आपको एक इंट्रोडक्टरी लेवल पे समझा दे रही हूँ। सो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र, अभी हर एक डिपार्टमेंट क्या होता है, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को सेल करता है। क्यों सेल करता है? हालांकि वो तो बड़ी कंपनी का एक पार्ट है, लेकिन एक दूसरे को सेल करने से वो अपना प्रॉफिट शो करता है कंपनी में कि दे इज़ माई प्रॉफिट, मैं यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हूँ, मेरा डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ, भले इंटर डिपार्टमेंटल ही है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि जब आप उसको ए डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट को बेच रहा है, बी डिपार्टमेंट सी को दे रहा है, सी डी को दे रहा है, तो हर एक डिपार्टमेंटल हो सकता है प्रॉफिट अर्न करें। तो देयर इज़ 3 वेज। हो सकता है वो ए डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट को कॉस्ट में दे रहा है, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ लिखा है, फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी। तो ए डिपार्टमेंट ने किसको दिया? ये मान लो बी को दिया, राइट। अब ये बी को दिया, ए डिपार्टमेंट ने मान लो कॉस्ट पे बी को दिया यहाँ पर, राइट। तो इसका मतलब ए ने कुछ नहीं कमाया, जितना कॉस्टिंग आई उसने आगे सेल कर दिया, और बी क्या करेगा? सी को सेल करेगा, राइट। और सी फाइनली कस्टमर को देगा, आउटसाइडर को देगा। तो ए डिपार्टमेंट ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने इस पर मार्कअप चढ़ाया प्रॉफिट अर्न करने का और आउटसाइडर्स को बेच दिया, राइट। तो इन लोगों ने कोई भी डिपार्टमेंट, ये दोनों ने कोई भी अपने इंटरनल प्रॉफिट अर्न नहीं किया। तो ये एक पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर अगर मान लो ये 5000 गुड्स बेचता है या फिर ओनली 10 आइटम्स बेचा और इसने इसको 5 आइटम्स बेचा आगे, और इसने आगे इसको 3 आइटम्स बेचा, वॉट एवर द केस में भी, तो हो सकता है इसके स्टॉक में अभी भी, हो सकता नहीं, इन शॉर्ट इसके स्टॉक में अभी भी 5 आइटम्स पेंडिंग दिख रहे हैं, क्योंकि 5 ही आगे उसने बेचा। और इसके इसमें अभी भी कितने स्टॉक में दिख रहे हैं? 2 दिख रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि इसके अंदर जो इन्वेंटरी है उसके अंदर मार्कअप एडेड है। मार्कअप मतलब प्रॉफिट एडेड है। और ये पूरा डिपार्टमेंट किसका है? मॉन्जनीस डिपार्टमेंट का है, मॉन्जनीस कंपनी का है।
तो उसी के बच्चे अगर एक डिपार्टमेंट उनके बच्चे बन जाते हैं तो अलग एक दूसरे को सेल करके वो क्या बड़ा काम कर रहे हैं, उसे तो आउटसाइडर को सेल करके प्रॉफिट अर्न करने की बात करनी है, राइट। तो वो देख रहा है कि नहीं, इसके स्टॉक के अंदर में ये ए ने जो भी रखा है उसके अंदर अगर प्रॉफिट मार्जिन एडेड है तो उस पार्ट को एलिमिनेट करो, क्योंकि इंटरनल प्रॉफिट किस बात की, हमें तो ओवरऑल कंपनी के बारे में बात करना है। तो यहाँ पॉइंट आता है कि हमें स्टॉक रिजर्व हटाना है, राइट। तो यहाँ सिंपल तरीके से मैं बात कर रही हूँ, अगर ए ने बी को कॉस्ट पे बेचा तो देयर इज नो अनरियलाइज प्रॉफिट, क्योंकि ये जो पड़ा है वो कॉस्ट पे ही पड़ा है, ये जो पड़ा है वो कॉस्ट पे पड़ा है, तो देयर इज नो पॉइंट, कोई टेंशन नहीं। मॉन्जनीज कंपनी ए बी सी डिपार्टमेंट को देख रहा है तो डेफिनेटली देयर इज नो पॉइंट, उसे तो दिख रहा है हाँ सब कुछ कॉस्ट पे है। तो स्टोरी यहाँ ख़त्म होती है। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, मार्केट प्राइस पे बेच रहा होगा तो ये बोलता है मैं तुम्हें बेचूंगा, मैं कॉस्ट पे नहीं बेचूंगा, मार्केट प्राइस पे बेचूंगा। तो दो कंडीशन स्टार्ट होती है, अगर कॉस्ट ज़्यादा है मार्केट प्राइस से तो देयर इज़ नो प्रॉफिट, पहले ही हमको ज़्यादा कॉस्ट आ रहा मार्केट प्राइस है, राइट। तो यहाँ पर तो मार्कअप एडेड ही नहीं है। लेकिन अगर कॉस्ट कम है मार्केट प्राइस से, मतलब 10 रुपये की चीज़ 12 रुपये में बेच रहे हो, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा होगा वो 12 रुपये से दिख रहा होगा, तो मतलब 2 रुपये अनरियलाइज प्रॉफिट है। तो 2 रुपये जो अनरियलाइज प्रॉफिट है, राइट, उससे आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब मॉन्जनीज एज अ कंपनी एज अ होल देख रही है। हम ए डिपार्टमेंट, बी डिपार्टमेंट, सी डिपार्टमेंट के प्रॉफिट के बारे में नहीं डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ हम कंपनी देख रही है। तो यहाँ ध्यान रखना, फॉर एग्जाम्पल एक ब्रदर अपने दूसरे ब्रदर को कुछ बेचता है और वो प्रॉफिट मार्जिन में बेचता है, दूसरे ब्रदर ने तीसरे को बेचता है, वो भी प्रॉफिट मार्जिन में बेचता है। तो फादर तो ये देखेंगे ना कि भाई आप तीनों ने भले एक दूसरे को ही प्रॉफिट बेच के प्रॉफिट अर्न किया, तो घर पैसा घर का घर में ही है, तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग। तो वो तो बोलेगा भाई तुम बाहर बेचो तो मैं समझूँ ना प्रॉफिट आया है, अपने अंदर ही अंदर आप सर्कुलेट करोगे तो वो नहीं चलता है। तो पहले वो बोलेगा अपने अंदर अंदर प्रॉफिट को एलिमिनेट करो। तो मैं भी यहाँ पर वही बात कर रही हूँ, यहाँ एलिमिनेशन होगा कब होगा, जब कॉस्ट पे नहीं बिक रहा होगा, कॉस्ट से ज़्यादा पे दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहा होगा, तो उसका इम्पैक्ट बी डिपार्टमेंट के इन्वेंटरी में मिलेगा। ध्यान रखना, क्योंकि बी डिपार्टमेंट का इन्वेंटरी में बेसिकली वो स्टॉक मार्जिन एडेड है, क्योंकि ए ने उसको बेचा है, बी को बेचा है प्रॉफिट ऐड करके। क्लियर। अब हम यहाँ बात करेंगे व्हाट इज दिस P&L अकाउंट। तो ए ने प्रॉफिट कमाया है, जब इसको इसने बेचा तो ए ने प्रॉफिट कमाया और बी के इन्वेंट्री में वो प्रॉफिट दिख रहा है, तो दोनों को इफेक्ट नलीफाई करके हमें मॉन्जनीज कंपनी को बताना पड़ेगा कि हमने एक दूसरे के अंदर इतना प्रॉफिट ईयर एंड में स्टॉक में एडेड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, पूरा डिपार्टमेंटल अकाउंट इसी के ऊपर बेस है। अच्छे से समझना, इसका इम्पैक्ट भी मैं हर एक सम में आपको बताती जाऊँगी। स्टॉक रिजर्व, सेम वी आर डिस्कसिंग व्हाट आई हैव टॉट यू अर्लियर रिगार्डिंग कि कैसे इंटर डिपार्टमेंटल स्टॉक में से प्रॉफिट निकालना है, सो क्लोजिंग स्टॉक में से। तो यही चीज़ यहाँ प्रॉपरली एक्सप्लेन की गई है। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इंक्लूडेड इन अनसोल्ड स्टॉक एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इज एलिमिनेटेड बाय क्रिएटिंग appropriate stock reserve by debiting the combined profit and loss account. This amount of stock reserve will be calculated as under transfer price of the unsold stock multiplied by profit included in the transfer price divided by transfer price. ये चीज़ आपको it will help you to find out the unrealized profit. जब हम सम करेंगे तो हमारा मैक्सिमम सम में यही पॉइंट रहेगा, ये हमें निकालना कैसे है। डोंट वरी इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हियर इटसेल्फ, अभी सम में आपको अलग मेथड से भी मैं आपको समझा दूंगी। नाउ जो भी हमारा प्रॉफिट आया, जैसे मैंने आपको बोला था ए डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट को 10 रुपये की चीज़ 12 रुपये में बेचता है, तो 2 रुपया इज़ नथिंग बट अनरियलाइज प्रॉफिट। अगर यही 12 रुपये की चीज़ ऑलरेडी बी के क्लोजिंग स्टॉक में पड़ी होगी तो ही ये एलिमिनेशन होगा। मान लो बी डिपार्टमेंट ने यही चीज़ अगर बेसिकली तो सी को बेच दिया और उसके क्लोजिंग स्टॉक में नहीं है, तो ये स्टॉक रिजर्व का पॉइंट पिक्चर में नहीं आएगा। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लो। तो कब आएगा? ओनली व्हेन
ए डिपार्टमेंट ने बी को बेचा प्रॉफिट मार्जिन में और बी ने उसको अभी भी क्लोजिंग स्टॉक में रखा हुआ है, तभी स्टॉक रिजर्व का पॉइंट आएगा। अगर उसने थर्ड पार्टी को बेच दिया है, थर्ड पर्सन को आगे फॉरवर्ड कर दिया है, तो स्टॉक रिजर्व का पॉइंट नहीं आएगा। तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर एलिमिनेशन ऑफ दिस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, राइट? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट, राइट? एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर आप ये अमाउंट बनाओगे, आप ये जर्नल एंट्री पास करोगे। being made the provision made for unrealized profit included in the closing stock. In the beginning of the next year यही चीज़ रिवर्स हो जाएगा जो ऊपर में हुआ, right? Being provision of unrealized profit is reversed. Now अब बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे इस चीज़ को? करंट एसेट के अंदर आपका जो स्टॉक अमाउंट दिखेगा उसमें से अपना स्टॉक रिजर्व माइनस कर देना है ताकि ये जो अमाउंट है वो कॉस्ट पे दिखे। दिस इज़ वेरी सिंपल। बस हमें क्या करना है, दिमाग में ये रखना है कि क्लोजिंग स्टॉक में जो प्रॉफिट एडेड है, अगर वो क्लोजिंग स्टॉक में कहीं और से आया, प्रॉफिट मार्जिन हमारे इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र से आया, प्रॉफिट एडेड है, तो इन दैट केस वो प्रॉफिट में से रिजर्व हटाओ और स्टॉक को कॉस्ट पे दिखाओ। अननेसेसरी एसेट को जबरदस्ती का हाई मत दिखाओ, बिकॉज इन्वेस्टर्स एंड को प्रॉब्लम होगा रीड करने के लिए और बैलेंस शीट भी ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देगी। ओके, सो हियर कम्स अगेन वन मेथड बेसिकली दे फॉलो फॉर द यू कैन से कि इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र के लिए। सो दिस इज कॉल्ड अ मेमोरेंडम स्टॉक। एक डमी अकाउंट बनाया जाएगा मेमोरेंडम स्टॉक, एंड एक और अकाउंट बनाया जाएगा मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट। मार्कअप इज नथिंग बट अ प्रॉफिट एंड स्टॉक मतलब नॉर्मल स्टॉक। अंडर दिस मेथड गुड्स आर सप्लाइड टू ईच डिपार्टमेंट आर डेबिटेड टू मेमोरेंडम डिपार्टमेंटल स्टॉक। पहले क्या करेंगे, ए डिपार्टमेंट बी को बेच रहा है, तो जो भी बेच रहा है 10 रुपये की चीज़ 12 रुपये में, तो पहले सबसे पहले उसको स्टॉक अकाउंट, नाम क्या है वो स्टॉक अकाउंट का, मेमोरेंडम डिपार्टमेंटल स्टॉक अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा 12 रुपये से टू गिव द normal selling price of the good. The sale proceed of the department are credited in the memorandum departmental stock account. अगर यही चीज़ A से B में चली गई तो फिर मेमोरेंडम डिपार्टमेंटल स्टॉक अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, एंड एट द सेम टाइम जो भी उसमें 2 रुपये का मार्कअप है वो क्रेडिट करना पड़ेगा डिपार्टमेंटल मार्कअप अकाउंट को। ओके, नाउ व्हेन इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस अ सेलिंग प्राइस, अगर ऐसा हो गया कि सेलिंग प्राइस रिड्यूस करना है बिलो द नॉर्मल सेलिंग प्राइस, द कॉस्ट प्लस मार्कअप दैट रिडक्शन, हम उसको बोलेंगे मार्कअप नहीं मार्क डाउन, is entered in the memorandum stock account as well as the markup account, right? And this method why we use to help to achieve effective control of stock movement. It is effective control of stock movement. हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कितने में जा रहा है, कितने में आ रहा है और कितने में जा रहा है थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट। तो दिस इज़ वन ऑफ द मेथड। इसके बेस पे भी एक सम है जो आपको ये मेथड और क्लियर करेगा। Right, now we will start with some of the illustration of departmental accounting. What is given? Cosmopolitan school is having a 3 section: primary, matriculation and professional. तो 3 department हो गए। Receipt and payment data has been given over here. All the list has been given. What are the amounts? Prepare income and expenditure statement for each section in a columnar form, right? For the 31st December to 1996 after taking into account the following adjustments. So ये हमारे पूरे adjustments हैं जिनको देखते हुए हमें क्या बनाना है, income and expenditure statement, right? So we will do the sum in our Excel as usual. So I request everybody to do along with me सम्स ऑफ दिस चैप्टर, बिकॉज इसमें इतने सारे इंट्रीज और एलोकेशंस होते हैं जो मिस आउट हो गएंगे या सिर्फ देखने से आपको नहीं समझ में आएंगे। सो विल स्टार्ट। सो यहाँ उन्होंने बोला है कि हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, विच आई हैव ऑलरेडी मेड अ फॉर्मेट ऑफ इट। सो आई विल स्टार्ट ट्राइंग टू पोस्ट। देखो, बैंक बैलेंस विद द बैंकर इज़ नथिंग बट, हम बोल सकते हैं इसको कि ये कैश बैलेंस है, तो इसका कोई भी इम्पैक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आता, डायरेक्टली बैलेंस शीट में जाता है। ग्रांट रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट, अगेन ग्रांट इज़ आवर इनकम। सो मैं यहाँ ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट में लिख कर अमाउंट्स डाल सकती हूँ 10,000,
20,000 एंड 15,000, राइट। तो ग्रांट का इम्पैक्ट हो चुका है यहाँ पर। देन फीस कलेक्टेड, दीज आर अगेन द इनकम, फीस कलेक्शन। तो फीस का भी अमाउंट मैं यहाँ डालूँ एक एक एडजस्टमेंट्स का। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट द एडजस्टमेंट्स, बिफोर वी पोस्ट दिस ऑल द एंट्रीज, वी विल सी सम एडजस्टमेंट, बिकॉज इनमें एडजस्टमेंट्स भी हो सकते हैं। सी फर्स्ट what says fees collected during the following sums dues for the ended year 31/12/1995। ये लास्ट ईयर का फीस इस बार आया है, राइट। और ये देखो फीस कलेक्शन में ये अमाउंट लास्ट ईयर का है और इस ईयर का अभी भी फीस रिसीवेबल्स है 5230 एंड दिस अमाउंट, ऑल तीनों 3 सेक्शंस दे हैव गिवन। तो यहाँ पर पिछले साल का है वो हमें माइनस करना पड़ेगा, दैट इज आउटस्टैंडिंग ऑफ द लास्ट ईयर, और इस साल का आउटस्टैंडिंग एड अप करना पड़ेगा टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ दिस ईयर। Also, the fees collection of 6250 relating to the matriculation section, okay, has been included। मतलब matriculation में matriculation section का फीस था जो 6250 का, वो प्राइमरी सेक्शन में इंक्लूड किया गया है, जो कि रॉन्ग है, वो हमें करेक्ट करना पड़ेगा। प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स, सैलरी आप प्रोवाइड करोगे, डिप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट दोगे एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस का। सो कीप इन माइंड जब आप ये टॉपिक को सॉल्व करोगे, यहाँ पर ये अमाउंट्स, ये नाम आएगा तो हमें एडजस्टमेंट्स देने पड़ेंगे। सैलरी भी लास्ट ईयर का उन्होंने हमें दे के रखा हुआ है कि देयर इज़ अ एडजस्टमेंट, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो ये अमाउंट है, वो हमें इसका इफेक्ट देना पड़ेगा। सो फर्स्ट आई स्टार्ट विद द अमाउंट एडजस्टमेंट इन द फीस कलेक्शन, क्योंकि फीस कलेक्शन का बहुत बड़ा अमाउंट एडजस्टमेंट चल रहा है और फाइनल फिगर हम लिखेंगे अपने मेन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो फीस कलेक्शन व्हाट दे हैड गिवन, फीस कलेक्शन इज 45,239, 45,239, solve along with me, 52,540, 52,540 and 50,258। so 50,258, these are basically your normal fees collection। अभी हमें लेस करना है कौन सा अमाउंट, सो लेस रहेगा पिछले साल का, लास्ट ईयर, राइट। मैं सिर्फ लास्ट ईयर लिख रही हूँ, आप लिख देना लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग। सो लास्ट ईयर का आप उसके अंदर माइनस करोगे, देखो ये रहा लास्ट ईयर का, ठीक है। दैट कम्स टू 4139, राइट। देन 5240, राइट, 4228, 4228, करेक्ट। एंड इस ईयर का आपको एड अप करना पड़ेगा करंट ईयर, ठीक है, जो रिसीवेबल्स है। तो करंट ईयर का आपको दिया हुआ है 5230, 5,230, देन 6,260 एंड 4250, 4250, राइट। तो ये आपको पता चल जाएगा कि ये अमाउंट प्रॉपर है। लेकिन एक और फीस एडजस्टमेंट्स है जो बेसिकली 6250 का है, तो हमें प्राइमरी से लेस करना पड़ेगा, ठीक है, लेस करना पड़ेगा प्राइमरी से, और कहाँ जाएगा 6250 का एड अप होगा, लेस होगा प्राइमरी से और ऐड होगा मल्टीप्लिकेशन में, राइट, 6250। एंड नाउ वी विल गेट द final amount of income। so I'll just put a formula, this minus this give you plus again minus this, the final amount comes to 40,080 for again इसमें भी फॉर्मूला अप्लाई करना, लेकिन ये फॉर्मूला डिफरेंट रहेगा बिकॉज यहाँ पर हमें एड अप करना है, this amount भी ऐड होगा and also this amount। so finally the 59,810, correct। now second 50,810 and here the calculation is a bit simple, this minus this plus। अब ये हमारे जो फिगर्स हैं ये हमें कहाँ पोस्ट करने पड़ेंगे, बेसिकली दिस फाइनल, एंड यू कैन राइट ओवर हियर वर्किंग नोट नंबर 1, ये आपका प्रेजेंटेशन हो जाएगा फिर इस केस में।
और प्रेजेंटेशन अच्छा रहा तो ये ईज़िली मार्क्स सिक्योर आएंगे आपको। 40,080, यहाँ पर 59810, 59810 एंड देन 50280, 50280, राइट। ये आपका फ़ीस कलेक्शन का पॉइंट कंप्लीट हो गया, जिसमें 3 एडजस्टमेंट हमारे कवर हो चुके हैं। ना फाइन्स एंड स्पेशल फीस, तो यहाँ पर भी हमें इनकम हो रहा है फाइन्स को लेके, किसी को पेनल्टी लगाया, अमाउंट इज़ नथिंग बट 2250, राइट, देन 3155 एंड देन 2100, ठीक है। देन अब हम आएंगे नेक्स्ट में सेल्स ऑफ, अगर कोई पर्टिकुलर कोई सेल्स हुआ होगा हैंडीक्राफ्ट एंड ऑल के इसमें, तो फर्स्ट में कुछ भी नहीं है, सेकंड में कुछ भी नहीं है, थर्ड में सेल इज़ 1215, तो ये भी सेल रिकॉर्ड हो गया। दीज आर ऑल इनकम। अब हमारे स्टाफ सैलरी, लेकिन अगर आपको ध्यान होगा तो सैलरी का भी एडजस्टमेंट यहाँ है। सो यू कैन मेक वन मोर वर्किंग नोट ओवर हियर। ये सेम वर्किंग नोट हम इसके लिए भी बना सकते हैं, राइट। आई विल मेक ओवर हियर वर्किंग नोट नंबर 2 रहेगा। ये किसके लिए बना रहे हैं हम? सैलरी, राइट। और सैलरी उन्होंने पहले क्या दिया हुआ है अमाउंट, देखो दिस इज गिवन, दिस 35,288, तो आई विल राइट 35,288, then it comes to 50,257, 50,257, right, and then 4520, राइट। अब ये आपका पूरा सैलरी हो गया। पिछले साल की सैलरी माइनस करनी है, सो व्हाट आई विल डू, लेस पिछले साल की सैलरी कितनी है, और ये देखो नीचे में यहाँ लिखा हुआ दिस वन, तो मैं यहाँ पर 1888, राइट, 2227, 2400, गॉट इट। नाउ अभी इन्होंने क्या बोला था हमें सैलरी को लेकर, एक और पॉइंट था, ये देखो प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग, तो हमें ये ऐड अप करना है। अमाउंट इज 2400, 4200 एंड 5400, राइट। यहाँ भी डन हो गया। अब ये पूरे का पूरा जो अमाउंट आएंगे दैट इज आवर फाइनल फिगर फॉर पोस्टिंग इनटू आवर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो दिस लेस दिस add up, correct। So what if I'll copy this formula, yes, and copy this formula, so हमें हमें अमाउंट मिल जाएगा विच आई विल बी पोस्टिंग ओवर हियर। सैलरी हमारा खर्चा है, सैलरी अमाउंट विल बी 35,800, 52,230 and then finally 43,520, 43,520। ये हमारी पोस्टिंग सैलरी को भी ले ख़त्म हो गई। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एज यूजुअल पोस्ट कर दो भाई, इसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ से हमारा कोई एडजस्टमेंट भी नहीं दिया उन्होंने, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का अमाउंट है 15। अच्छा, एक भी अमाउंट मिस हो गया या पोस्टिंग का अमाउंट रॉन्ग हो गया तो हमारा पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा, तो कीप इट इन माइंड, यू हैव टू बी वेरी अलर्ट। नाउ प्राइजेस एंड स्कॉलरशिप की भी पोस्टिंग कर दो। सेम इसके लेंदी होते हैं बिकॉज इसमें पोस्टिंग बहुत होती है। 1560, ओके, 5250 and then 3780, right। this is also done। prices, repairs, right, repairs में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था, repairs में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था, तो मैं एज यूजुअल पोस्टिंग कर दूंगी 738, 529, 359, डन। देन रिपेयर्स हो गया। ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, नो प्रॉब्लम, इसको भी ऐसी पोस्टिंग होगी। ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस को 1252, 1252, देन 3525, डन। मिसलेनियस एक्सपेंसेस को लेके यहाँ पोस्टिंग थी, तो यू कैन मेक वर्किंग नोट ऑफ इट, नहीं तो डायरेक्टली आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। पहले कितना था 5239,
5239 और अभी उन्होंने बोला है प्रोवाइड करने के लिए 480 रुपीज़ फॉर फर्स्ट वाला डिपार्टमेंट, राइट। और अगर सेकंड वाला भी सेम कितना था, 2325 एडअप करोगे कितने अमाउंट से, 650 से, तो यहाँ पर आपको ये भी अमाउंट आ गया। एंड देन फाइनली सेम 2525 एडअप करोगे कितने, 540 से, 540, तो देयरफॉर 3065। नाउ यहाँ पर हमारा अगेन क्लोजिंग कैश बैलेंस आ गया, लेकिन एक पॉइंट हमारा डेप्री का छूटा हुआ है जो हमें यहाँ पोस्टिंग करनी पड़ेगी। डेप्री विल बी नथिंग बट 520, right, then 1400 and 1270. Now here we have completed all our posting, सब कुछ पोस्टिंग हो गया। अब हमें कुछ भी नहीं निकालना है, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर each of the department, and as you know we are making the expenditure income and expenditure account, so यहाँ पर surplus और deficit की बात करेंगे। तो कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है, राइट। और इसको फॉर्मूला अप्लाई करके हमें क्या निकालना है, यू कैन डू इन योर कैलसी एज वेल, फटाफट हो जाएगा। आई एम डूइंग ओवर हियर इन एक्सेल। सो फाइनल इसको बोलोगे सरप्लस, करेक्ट। अब ये सरप्लस जो आया वी कैन ईजिली यूज फॉर आवर सेकेंड डिपार्टमेंट ऑल्सो दिस फॉर्मूला, एंड अगेन तो यहाँ पर अब आपको समझ में आएगा हाउ द पोस्टिंग हैज़ बिन डन। सिंपल है, एडजस्टमेंट के साथ करना, बस इतना ही फ़र्क है कि यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, डिपार्टमेंट की अलग अलग पोस्टिंग हुई है। तो दिस इज़ जस्ट अ बेसिक सम, डेफिनेटली ऐसे सम नहीं आने वाले, लेकिन ये आपका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर करके आपको एक हाई लेवल सम में लेके जाएगा। सो व्हाट हियर वी हैव ऑलरेडी गिवन विथ योर आंसर्स, यू कैन चेक इट आउट, ऑल द वर्किंग इज ऑल्सो देयर। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट सम। Suman Limited is a departmental store having a 3 department X, Y and Z. The manager of each department is entitled to a commission of 10% of the net profit of the department besides their annual salary of 3000 each. So basically उनको commission भी मिलेगा of net profit, 10% of the net profit, and उसके अलावा besides उनको like 3000 तो मिलेगा ही मिलेगा for all the 3 managers of each department. Apart from that they will be getting a commission also. So they had given you the information about that for the year ending the 30th June. So ये आपको तीनों ईयर का आपको बैलेंस शीट, क्या मे बी बैलेंस शीट वैल्यू है या समथिंग एल्स, तो वी विल सी ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, debtors at the end, sales, right, all trading accounts सब mix है, closing stock, floor area, number of employees, the balance of the other revenue item in the books of the year ended on the basis of the allocation among us the 3 departments are. तो यहाँ आपको बेसिस भी दिया है बेसिकली, राइट। तो यहाँ उन्होंने बोला है कि ये बेसिस है, अगर कैरियज इनवर्ड दिख रहा है या कैरियज आउटवर्ड दिख रहा है तो ये बेसिस के ऊपर यस ये अमाउंट है, परचेज बेसिस पे डिवाइड करो, अपॉर्शन करो, टर्नओवर बेसिस पे अपॉर्शन करो, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बेसिस पे अपॉर्शन करो। तो ये डेटा हमें दिया है। नाउ यू विल अंडरस्टैंड हाउ द ऑल द एक्सपेंसेस आर एलोकेटेड। Asset and liabilities for the year that year ended 30th June also given. Share capital, goodwill, bills payable, bill receivable, furniture, creditor, cash in hand, cash at bank. These are all the data regarding asset and liabilities for the year ended 30th June. ध्यान देना है, एकदम अलग है ये, right? You are required to prepare what? Trading and P&L account for the year ended 30th June after providing for the provision for bad debts. See, one adjustment has been given over here जो मिस आउट होने के बहुत चांसेस है, तो ध्यान रखना। एंड द बैलेंस शीट एज ऑन डेट, हमें बैलेंस शीट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट मतलब ओवरऑल सभी चीज़ हमें बनाने के लिए यहाँ बोला गया है। सो वी विल प्रोसीड मेकिंग इट।
ओके, आई हैव मेड अ ट्रेडिंग P&L अकाउंट, दोनों चीज़ इसमें मिक्स कर दिया. सो हम यहाँ पर पोस्टिंग स्टार्ट करेंगे. एज यूजुअल आपको भी पता है ओपनिंग स्टॉक यहाँ रहेगा. आप भी साथ साथ सॉल्व करिए, बिकॉज सम जब लंबा होता है तो प्रॉब्लम ये होती है कि कब कनेक्शंस टूट जाए, इट विल बिकम अ डिफिकल्ट. सो स्टार्ट सॉल्विंग अलॉन्ग विथ मी, राइट. देन परचेजेस एज यूजुअल आपको पता है परचेज की भी एंट्री यहीं पर होती है. आई एम नॉट राइटिंग ओवर हियर टू एंड बाय अदर फॉर्मेट, बट आपको पोस्टिंग पूरी समझ में आएगी. 2,64,000, 1,76,000 और 88,000, राइट. डेटर्स एट द एंड, डेफिनेटली डेटर्स आपका बैलेंस शीट अमाउंट में वैल्यू है. सेल्स आपको दिया है, देन वी विल पुट ओवर सेल्स ऑल्सो, राइट. Sales they had given 3,60,000, 3,60,000, 2,70,000, 1,80,000. These are the basically sales. Now closing stock दिया हुआ है. सम बहुत सिंपल लग रहा है बट इतना भी नहीं, लास्ट में पता चलेगा. दैट क्लोजिंग स्टॉक इज नथिंग बट 90,000, राइट. 35,000, I'm sorry, 35,000. And the last is 42,000. These are all the amounts, right. Now और हमें क्या डालना पड़ता है भाई, कैरिएज इनवर्ड जाएगा कि आउटवर्ड, आपको भी पता है यहाँ पर कैरिएज इनवर्ड ही जाता है. आई होप आपको पता होगा, नहीं तो 11th स्टैंडर्ड खोलना पड़ेगा बुक्स. तो 6,000 को अपोर्शन करना है. अब बात किस पे है, परचेज बेसिस पे. परचेज का परसेंटेज क्या है, 264:176:88, राइट. तो हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 अगर हम बनाएंगे तो कैसा बनेगा, अपॉर्शनमेंट. हालांकि आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा एलोकेशन, राइट. मैं फिर भी आपको लिख के दे रही हूँ. कौन से रेशियो में होगा, 264 दैट इज नथिंग बट अ परचेज 176:88, राइट. बस इसे आपको एलोकेट करना है 6,000 को. तो मेक इट अ टोटल ऑफ 264. एड आप उसको और रिड्यूस भी कर सकते हो आप चाहो तो, मैं भी नहीं कर रही हूँ. डन. सो 528, नथिंग आई एम डूइंग हियर, डायरेक्टली मैं कैलकुलेट कर रही हूँ बट आपका ये वर्किंग नोट बनेगा, माइंड वेल. ओके. तो हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ कैरेज इनवर्ड, दैट इज नथिंग बट 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 264 डिवाइडेड बाय 528. ये आपका सेपरेट वर्किंग है. यहाँ मेरे यहाँ पर ऐसा चल रहा है लेकिन आपको सेपरेट वर्किंग दिखानी है, राइट. अब यही कॉपी कर लेती हूँ मैं फॉर्मूला, राइट. अब हम इसमें चेंजेस कर देते हैं. दैट इज़ 264 की जगह पर क्या आ जाएगा, 176, क्लियर. एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, 88. अपॉर्शनमेंट एलोकेशन इसी तरीके से करते हैं. डन. कैरिएज इनवर्ड नथिंग ग्रेट. अब हम जा रहे हैं जीपी निकालने. ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, आप भी कैलसी पे निकाल लो फटफट. नाउ दिस प्लस दिस, डन. So what is the gross profit is 1,11,000, and again we can easily find out in the other columns as well. Done. तो ये हमें पूरा पता चल गया. दिस इज द ग्रॉस प्रॉफिट. नाउ अभी हम यहीं पर P&L अकाउंट बनाएंगे. फर्स्ट आई विल क्लोज दिस ओवर हियर. और आई विल डू चेंज द कलर, जो आपको टैली करने वाला सीन हो जाएगा. नाउ जीपी से स्टार्ट होगा हमारा P&L. सेम अमाउंट कॉपी होगा. That is nothing but 111, right. 79,000 फॉर्मूला था इसीलिए वो नहीं आया. 93,000. डन. अब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे रिगार्डिंग द अपॉर्शनमेंट ऑफ द अदर एक्सपेंडिचर विच इज़ अ पार्ट ऑफ द P&L अकाउंट. चलो कैरिएज आउटवर्ड को करेंगे. कैरिएज आउटवर्ड को अपॉर्शनमेंट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर. टर्नओवर का बेसिस क्या बताता है, 36:27, राइट. तो हम इसका भी टोटल ले लेते हैं. 36, राइट, प्लस 27 रिड्यूस कर दिया, प्लस 18, राइट. अब आपको सेल्स का टर्नओवर मिल गया 81. नाउ आई विल पुट ओवर हियर हाउ मच इज अमाउंट, 4,500. तो 4,500 एक्स के लिए इट इज़ 36, राइट. 36 एक्स के लिए हो जाएगा,
right, divided by 81. So हमारा carriage outward will come nothing but 2000. I'll just copy this over here और इसमें हम चेंज कर देंगे just 27 जो उस डिपार्टमेंटल का सेल है, और इसके अंदर Z का सेल्स पुट ऑन कर देंगे, दैट इज 18, राइट. डन. कैरियज आउटवर्ड के बाद सैलरी को भी फटाफट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बेसिस पे कर देते हैं. वी विल चेक इट आउट द नंबर ऑफ टोटल एम्प्लॉयज 25, 20, 45, राइट. तो यहाँ पर सिंपली 25, 20 एंड 15, सॉरी 45 नहीं 15. तो दिस मीन्स वी हैव 60 एंड देन सैलरी को हम अपॉर्शन कर देते हैं. सीम्स वेरी सिंपल, लेकिन एक पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान देना है. उन्होंने ऊपर तो कुछ लिखा था कि मैनेजर विल गेट द डिपार्टमेंट एनुअल सैलरी ऑफ 3000. तो हमें यहाँ पर सैलरी ऑफ मैनेजर्स को भी बहुत ध्यान देना है. तो ये नॉर्मल सैलरी को मैं पहले करती हूँ. डन. सैलरी इज़ हाउ मच? 81,000. ठीक है, तो 81,000 अच्छा, एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट क्या मैं बता रही हूँ कि देयर इज़ अ क्वेश्चन दैट वेदर if the point is I have seen that here it is not written net profit on the annual salary. तो मतलब इस 81,000 के अंदर अगर सैलरी के नाम पे गया होगा तो तीन लोगों का, तीन डिपार्टमेंट मैनेजर्स का 3000 3000 3000 करके 9000 ऑलरेडी इंक्लूड होगा, राइट. तो क्योंकि ये मैनेजर सैलरी है तो मुझे अलग लिखना चाहिए. ओके, तो यहाँ मैनेजर सैलरी मैं लिखती हूँ 9000, 9000 एंड 9000. आई एम वेरी सॉरी, दिस इज 3000, 3000 ईच एंड एवरी एंड 3000 एंड रेस्ट 72,000 को मैं डिवाइड करूँगी बिकॉज सैलरी इंक्लूड्स बोथ. तो यहाँ पर मैं यही मान रही हूँ कि अब मैं ये 72,000 को किसके बीच में अपॉर्शन करूँगी? तीनों डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, राइट. तो ये हमारा अमाउंट आएगा 222, मतलब टू नहीं, बट यहाँ पर मैंने क्या लिया, 81 नहीं रहेगा, यहाँ पर चेंज हो जाएगा. दिस विल बिकम आवर, वेट, आई हैव टेकन समथिंग रॉन्ग, 60 है ये, 81 कैसे ले लिया? यस, क्योंकि ये 81 हमारा टर्नओवर बेसिस था. दिस वाज टर्नओवर और दिस इज एम्प्लॉय. ओके, चलेगा. अब हम आगे जाएंगे. अच्छा, नॉट आगे, विल कॉपी दिस. इसमें नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय का अमाउंट चेंज कर देंगे, राइट. क्या रहेगा? दिस विल बी 20, राइट. और इस केस में 15 रख देंगे. डन हो गया. अब हमारे केस में दूसरा अमाउंट क्या जाएगा? 72,000. आई हैव नॉट चेंज इट. डन. सैलरी होने के बाद अब हम एडवर्टाइजमेंट में आ रहे हैं. एडवर्टाइजमेंट का भी उन्होंने किया है अपॉर्शनमेंट. तो इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर. टर्नओवर का हमारा 81 निकला हुआ है. अमाउंट इज़ 5400, 5400 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज़ अ टर्नओवर? 36, right, divided by 81, and the advertisement will be 2400 and the same I will copy over here. आप calculate कर लो. I'll just change the number of turnover, right. That is turnover amount is 27 over here and it's 18 over here. Done. ये भी कंप्लीट हो गया. देन एडवर्टाइजमेंट के बाद आता है क्वेश्चन डिस्काउंट अलाउड. अगेन दिस इज टर्नओवर. तो डिस्काउंट अलाउड मेरा अगर टर्नओवर है तो मैं एक काम करती हूँ, आई विल कॉपी ऑल दोज थिंग. बस इसमें अब मैं अमाउंट चेंज कर देती हूँ. आपको तो कैलकुलेट करना पड़ेगा. दिस इज, आई एम लकी दैट आई एम यूजिंग एक्सेल. सो डिस्काउंट अलाउड 2250, 2250, right, and same, right, that is 1000. Now again I will change over here.
ऐसे कैसे, मुझे भी इतना ही वर्क करना पड़ रहा है आप लोगों के साथ। डन। सो दिस इज़ ऑल्सो ओवर हियर। सो यहाँ पर 18 आ जाएगा। अब हम डिस्काउंट अलाउड के बाद डिस्काउंट रिसीव्ड, आपको पता है डिस्काउंट रिसीव्ड इज़ आवर इनकम। तो हमें किस बेसिस पे बोला गया है? ओ माय गॉड, इट इज़ अगेन अ टर्न ओवर बेसिस। तो मैं वापस से, डिस्काउंट रिसीव्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ परचेज डियर। तो परचेज के लिए व्हाट आई विल डू, आई विल टेक द कैरियर्स इन वर्ड का कॉपी पेस्ट। आप लोग प्लीज़ कैलसी पे कैलकुलेट करो, राइट। अमाउंट इज ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड इज 1800। तो 1800 इज द अमाउंट and therefore 900, 1800 का भी अमाउंट 600 and 1800 डन। अगेन आप भी कैलकुलेट कर लिए होंगे साथ साथ में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, फ्लोर स्पेस, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। ओके, तो फ्लोर स्पेस हमारा क्या बता रहा है? 3000। तो इसका भी टोटल निकाल लेते हैं। व्हाट वी विल डू, it's 30:25, right? तो 30, 25 and 20 आप रिड्यूस कर सकते हैं, पर मैं शॉर्टकट यहीं से ले रही हूँ बिकॉज ईजी टू कैलकुलेट। 75 डन। तो हमारा अमाउंट ऑफ फ्लोर स्पेस इज 7500, राइट। और एक्स डिपार्टमेंट का अमाउंट है 30 एंड हमारा टोटल इज नथिंग बट 75। तो रेंट रेट टैक्सेस के बारे में देखोगे तो अमाउंट विल बी 3000, राइट। अब हम इसमें दोनों में यूज़ कर लेते हैं एंड वो विल चेंज नथिंग बट देयर 25 फर्स्ट एंड 20 डन। हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा डेप्रिसिएशन फर्नीचर का उन्होंने बहुत इजीली बोल दिया इक्वली। चलो हमारे लिए भी इजी, इक्वली मतलब 500, 500 and 500, right? We are done with all the apportionment. Lucky to have all those things working. Now the point remaining over here is the commission of ईच ऑफ द डिपार्टमेंट्स मैनेजर। उनका कमीशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक और पॉइंट मिसिंग है जो हमें अभी करना है। दैट इज़ नथिंग बट, जो मैंने आपको पिछली बार भी याद दिलाया था कि ध्यान रखना, ये अलग सा दिखा है, आरडीडी क्रिएट करना। आरडीडी का पॉइंट हमें नीचे दिया हुआ है 5%, राइट। वी हैव टू क्रिएट ऑन द डेटर। तो आप बना लो 5% ऑन डेटर। डेटर कितना है? दैट इज़ 15,000 का डेटर है, राइट। अगर मैं एक डिपार्टमेंट की बात करूं, 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 5%, राइट। तो 750 का यहाँ बनेगा। देन अगेन डेटर कितना है? 10,000। तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 5%, देन 10,000 दैट कम्स टू 500। और इसके बाद भी डेटर हमारा यही है, डन। अब इसमें हमें निकालना है मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर्स कमीशन के लिए उन्होंने क्या बोला हुआ है? टू एट द कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द डिपार्टमेंट बिसाइड्स दिस। तो नेट प्रॉफिट, बट यहाँ जो बैलेंसिंग फिगर आएगा दैट इज़ नॉट अ नेट प्रॉफिट, राइट। तो बैलेंसिंग फिगर अभी क्या आता है एक बार हम चेक कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। डन। 69250, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। अब इसमें दो ऑप्शन आपके पास है। 69250 इज द अमाउंट, जो मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ क्योंकि ये 100% है नहीं, ये बैलेंसिंग फिगर है। तो मतलब इसके अंदर हमारा कमीशन टू मैनेजर इज स्टिल देयर। तो दिस इज नॉट अ 100% प्रॉफिट, दिस इज 110%, राइट। ये 110% है, ठीक है। व्हाट इज दिस अमाउंट? 69250, राइट। तो मैं अब बोलूँगी व्हाट इज 10। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है? दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस अमाउंट डिवाइडेड बाय दिस अमाउंट। तो हमें क्या मिल जाएगा? द
द मैनेजर्स एग्जैक्ट अमाउंट सैलरी। अब इसमें दो पॉइंट हैं, या तो आप इसी का 10% ले लो एंड डायरेक्टली 6925 आप बता दो कि आपका मैनेजर सैलरी है और बैलेंसिंग फिगर इज नथिंग बट अ नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो अगर ये दो ऑप्शन है, मैं प्रेफर करूँगी कि ये वाले ऑप्शन से जाओ, बिकॉज उन्होंने जो कमीशन निकालने बोला हुआ वो 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट बोला हुआ है। तो मैं अभी मैनेजर सैलरी क्या लूँगी इस केस में, जस्ट अ मिनट, मैनेजर डिलीट दिस। तो मैनेजर सैलरी मैं इस केस में लूँगी, मैनेजर कमीशन मैं क्या लूँगी 6296 एंड व्हाट विल बी द बैलेंसिंग अमाउंट ओवर हियर, जो मेरा नेट प्रॉफिट बनेगा कुछ भी नहीं, द अमाउंट विच आई गॉट अ बैलेंस, उसमें से मैं हटा दूंगी दिस अमाउंट, देन आई विल बी गेटिंग अ प्रॉफिट ऑफ 62954। ये एक ऑप्शन है। अगर मैं दूसरे ऑप्शन में जाऊंगी तो इसी का मैं 10% ले लूँगी और मेरा मैनेजर सैलरी बना दूंगी 69250 में से 10%, तो जो बैलेंसिंग अमाउंट आएगा दैट दिस माइनस दिस। हाँ, तो ये दोनों भी ऑप्शन अवेलेबल है, बट आई ऑलवेज प्रेफर कि मैं नेट प्रॉफिट बोला है इसीलिए मैं ये वाला अमाउंट में जाऊंगी। सेम वे अगर मैं इसका भी कैलकुलेट करूँ तो हमारा आंसर सेम आएगा। तो इन दैट केस सी कमीशंस कितना होगा, अब मैं इसमें चेंज कर देती हूँ 45050, राइट। तो इसमें अमाउंट आएगा 4096, राइट। एंड इसका जो बैलेंसिंग अमाउंट है, अभी आप इसका 10% करोगे तो आपको क्लियरली समझेगा, नेट प्रॉफिट ये है, इसका 10% ये है। आर यू गेटिंग? तो बस दैट्स इट। अभी इसमें भी मैं चेंज कर देती हूँ 12300, राइट। एंड इसका अमाउंट क्या आएगा 6055, राइट। और इसको हम कॉपी कर देंगे तो हमें अमाउंट मिल जाएगा नेट प्रॉफिट का। तो ये आपके पास दो मेथड है टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट। Book has performed this next one, but I have performed the answer by using the 10% of the net profit. Balance sheet आपको बनाना आ जाएगा, right? And I have already given you the answers over here. एक बार आपसे चेक कर लो along with the balance sheet. बैलेंस शीट खुद भी आप ट्राई करो बनाने का विथ ऑल द वर्किंग्स, बिकॉज इट इज़ बेसिकली वर्किंग का ही आपको मार्क्स मिलता है। ओके, नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में आपको एक लेवल सम ऊपर मिलेगा जहाँ पर इंटर कंपनी इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजैक्शन होंगे एट कॉस्ट एट मार्कअप प्राइस। सो बेसिकली दैट विल बी अ बिट टफ लेवल ऑफ सम विल बी देयर, so complete this perfectly. Okay, thank you very much.